हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता हो कि फ्लूइड क्या होते हैं। तो फ्लूइड ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या ऐसी चीज़ होता है जिसके अंदर बहने का नेचर होता है। फ्लूइड्स आर दोज थिंग्स विच आर हैविंग द नेचर ऑफ फ्लो। कह सकते हैं कि फ्लूइड वो चीज़ होती है जिसके अंदर बहने का गुण होता है या बहने का नेचर होता है, फ्लो करने का नेचर होता है। इट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि एयर और लिक्विड, ये दो चीज़ें जो होती हैं वह फ्लूइड होती हैं, यानी गैस भी उसमें आती है, आपकी लिक्विड भी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होते हैं और कौन से फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होते हैं। तो देखें, ऐसे फ्लूइड जिनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या हो, जीरो हो, यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी उनकी जीरो हो, साथ ही साथ उनकी विस्कोसिटी भी क्या हो, जीरो हो, यानी नॉन विस्कस और इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड अगर कोई है तो हम कह सकते हैं या ऐसा कोई फ्लूइड है तो हम उसे कहेंगे आइडियल फ्लूइड। क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड या आइडियल लिक्विड कहेंगे। फ्लूइड कहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात का है कि आप गैस को तो ऐसा नहीं बोल सकते, गैस को तो आप कंप्रेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जी। इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी वाला जो टर्म है वह जरूर गैस और लिक्विड के लिए हो सकता है एक जैसा। मतलब कि विस्कोसिटी कैसे किसे आप कहते हो, तो कह सकते हो कि जब फ्लूइड यानी लिक्विड जो होता है या कोई फ्लूइड होता है, जब वो फ्लो करता है, बहता है, तो एक लेयर, यानी कह सकते हैं कि कई लेयर के फॉर्म में बहता है, कई लेयर के फॉर्म में बहता है। अच्छा, तो एक लेयर दूसरी लेयर के बहने का या फ्लो करने का क्या करती है, अपोज करती है। थोड़ा समझिए ध्यान से कि एक लेयर अगर मान लो कि ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर आगे जा रही है तो नीचे वाली लेयर जो होती है उसको पीछे खींचना चाहती है, किसको? ऊपर वाली को। ये देखा जाए तो रिलेटिव मोशन का क्या चल रहा है, अपोज चल रहा है। इसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। एक फिगर से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये मैं दो लेयर लिया हूं, किसकी? किसी लिक्विड की। लिक्विड के फ्लो की कितनी लेयर? दो लेयर। ये ठीक है, ये दो लेयर। सोचिए, ये जो ऊपर वाली लेयर है, मान लो कि ये ऊपर वाली लेयर है ए, नीचे वाली लेयर है बी। तो ए क्या करेगी? आगे जाना चाहेगी, हाँ, पर बी क्या चाहेगी? बी चाहेगी कि ए को पीछे खींचे, यानी बी वाली ए को पीछे खींचना चाहेगी और ए वाली बी को आगे ले जाना चाहेगी। क्लियर है कि नहीं? तो क्या यहां देखने में आ रहा है कि रिलेटिव मोशन का क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। और यही फ्लूइड का जो नेचर होता है, लिक्विड का यही नेचर जो होता है, वही कहलाता है विस्कोसिटी। क्लियर है? समझ गए होंगे। तो कह सकते हैं कि एक लेयर दूसरी लेयर का अपोज ना करे। अगर एक लेयर दूसरी लेयर के बहने का या उनकी मोशन का अपोज ना करे तो हम इसे कहेंगे कि यह नॉन विस्कस है। पर ऐसा आप सोच के देखिए ध्यान से, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई लिक्विड होगा ही नहीं जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो, यानी वह बिल्कुल उसकी रिलेटिव मोशन लेयर का क्या हो, अपोज ना करे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी रिलेटिव एक लेयर दूसरी लेयर के बहने का अपोज ना करे। आप एग्जाम्पल के तौर पर ही ले लीजिए, जैसे पानी है, उसको आप बिलो कर या ऐसे हिलाकर छोड़ दीजिए तो थोड़ी देर बाद घूमते घूमते रुक जाता है, किसी गिलास उलास में होगा। दूसरी तरफ आप हनी यानी शहद ले लीजिए, उसको घुमा के ऐसा छोड़ दीजिए, वह जल्दी रुक जाएगी। इसका मतलब हुआ कि शहद की एक लेयर दूसरी लेयर के चलने का ज़्यादा अपोज करती है। दूसरी तरफ वाटर के केस में हुआ होगा कि एक लेयर दूसरी लेयर के चलने का कम अपोज करती है, करती तो है ना। तो जाहिर सी बात है विस्कोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी। बट आइडियल लिक्विड के केस में कहा जाता है विस्कोसिटी जीरो हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हैं कि जिसकी विस्कोसिटी कम से कम हो, जिसकी एक लेयर दूसरी लेयर के चलने का कम से कम अपोज करे, ऐसे लिक्विड को हम बोल सकते हैं कौन सी? आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अच्छा, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब कि जिसको दबाने से उसके वॉल्यूम वगैरह में कोई चेंज ना आए। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये भी बोल सकते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि जो फ्लो होता है फ्लूइड का, वह दो तरह से होता है। दो तरह से होने का मतलब हुआ कि एक फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन और एक फ्लो होता है टर्बुलेंट। अच्छा, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? तो स्ट्रीमलाइन के केस में अगर मैं बोलूं तो मैं कहूंगा कि मान लो कि ये कोई फ्लूइड की क्या है, स्ट्रीम है। तो अगर मैं इसके दो पॉइंट लूं, एक पॉइंट में लूं ए और एक पॉइंट को लूं बी, हाँ, एक पॉइंट लूं क्या, ए, और एक पॉइंट लूं बी। तो अगर ए पर मान लो कि फ्लूइड की यानी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है v1 और बी पर होती वेलोसिटी v2,
तो ध्यान से समझें कि मान लो यहां से कोई पार्टिकल आ रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, यहां पर भी मान लो कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट को O ले लो, तो O पर कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है v है जी। अच्छा चलो, O पर कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है v है। जब वह पहुंचेगा कहां पर A पर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है v1। अब अगर ये v1 वाला पहुंचेगा B पर तो वेलोसिटी कितनी हो जानी है उसकी v2। इसका मतलब हुआ कि इस स्ट्रीम के किसी भी पॉइंट पर एक डेफिनिट, एक निश्चित वेलोसिटी होगी किसकी, फ्लूइड के पार्टिकल की। तो कहेंगे कि ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब कि जिस फ्लो में क्या जो स्ट्रीम हो या जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हो वह एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के तहत बह रहे हो, फ्लो कर रहे हो, तो इसे बोला जाता है स्ट्रीमलाइंड फ्लो। क्या, स्ट्रीमलाइंड फ्लो, स्ट्रीमलाइंड या स्ट्रीमलाइन फ्लो भी आप कह सकते हो। कौन सा फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है। अब अगर दूसरी तरफ बात करी जाए तो कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रीम के किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट ही तो है, देखो v2 v1 v, ये सब क्या शो करती है, वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रीम के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वह हमेशा पार्टिकल की क्या शो करती है, वेलोसिटी को, यानी फ्लूइड की वेलोसिटी को शो करती है। बहुत अच्छा, समझ में आया। इसके बाद अगली चीज होती है क्या आपकी, मान लो कि ये रहा, एक कोई नाली है, कोई ट्यूब है, हाँ कोई पाइप है, इसमें लिक्विड बह रहा है, तो जो हमेशा फ्लो होगा कैसा होगा, वो जिग जैग होगा। कैसा होगा, मैं बोल सकता हूँ ईडी होगा, यानी कोई पार्टिकल इधर जा रहा होगा ऊपर, कोई नीचे, कोई नीचे, कोई ऊपर, ऐसे कर रहा होगा। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोल सकते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। ऐसे फ्लो को बोलेंगे कैसा फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो जी, टर्बुलेंट फ्लो। कैसा फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। समझ गए, बिल्कुल। ये हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा हो गया टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब अगर बात करी जाए, हम लोगों ने विस्कोसिटी जैसा टर्म तो पढ़ ही लिया। विस्कोसिटी के केस में हम लोगों ने बोला कि एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने पर वेलोसिटी में चेंज आता है। अगर मैं बोलूं तो यहां पर 2-3 लेयर ले लूं, अगर इस लेयर को भी लूं, एक लेयर चलो ये रही C, एक और लेयर लूं ये रही D, हाँ, और एक और लेयर ले लूं, चलो ये रही सबसे नीचे, ये रही आपकी E। तो देखें तो E से D जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, D से C जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, C से B जाओगे तो बढ़ जाएगी, और B से जाओगे तो भी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो क्या एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है? जी बिल्कुल, ऐसा ही तो हो रहा है। मान लो कि सबसे नीचे वाली लेयर कौन है, ये है E वाली, ठीक है, और E वाली से B वाली कितनी दूरी पर है, मान लो कि वह कुछ Z डिस्टेंस पर, कितने पर है जी, चलो ये Z डिस्टेंस पर है। E वाली से B वाली लेयर कितनी दूरी पर है, या स्ट्रीम कितनी दूरी पर है जी, Z डिस्टेंस पर है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो B वाली से A कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पे है, तो चलो वह है डेल Z पर। कितने पर है, डेल Z पर, ये डेल Z पर। अब अगर बात करी जाए तो B वाले की वेलोसिटी कितनी है, मान लो कि B वाले की वेलोसिटी है V, यह V वेलोसिटी से बह रही है। हाँ, इसके बाद डेल B से आप A पहुंचे तो वेलोसिटी में जो चेंज आया वह हो गया डेल V। कितने का चेंज आया जी, तो डेल V का चेंज आया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A की जो वेलोसिटी होगी वह होगी V प्लस डेल V, जी ऐसा ही तो होगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज देखा जाए तो कितने का आया, डेल V का, उसमें डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, तो डेल Z। तो एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने पर डिस्टेंस चेंज के साथ वेलोसिटी में जो चेंज होता है वह कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर Vg से लिखो इसको तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, क्या, डेल V बाई डेल Z। ऐसा ही तो हो रहा है कि जब आप B से A जा रहे हो तो वेलोसिटी में कितने का चेंज आया जी, डेल्टा V का आया। अच्छा, और डिस्टेंस कितना उसके लिए बदली, तो जी वो डेल Z बदली। तो वेलोसिटी चेंज अपॉन डिस्टेंस चेंज, इट गोज टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यूनिट क्या होगी, तो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, होती है ना। अच्छा, और अगर इसकी बात करी जाए डेल Z की, तो इसकी भी मीटर होगी कि नहीं होगी, तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा पर सेकंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी, पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं है जी, समझ में आया। इसके बाद होता क्या है कि एक लेयर दूसरी लेयर के चलने का क्या करती है, फोर्स करती है। तो जाहिर सी बात, कोई फोर्स लगता होगा, इस फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स कहा जाता है। इस फोर्स को क्या कहा जाता है, विस्कस फोर्स, सॉरी विस्कस फोर्स कहा जाता है। इस फोर्स को कहा जाता है विस्कस
फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, ये आपका विस्कस फोर्स होता है। अब विस्कस फोर्स के केस में क्या हो रहा है, तो कह सकते हैं कि जी विस्कस फोर्स का मतलब होता है कि यह, अब खुद आप बोलो कि क्या हर एक लेयर की एरिया होगी, तो जी वो होगी। तो जो फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है एरिया ऑफ द लेयर, लेयर की एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसके अलावा जो फोर्स होता है वह वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली होता है, तो चलो वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली हो गया। अच्छा, अब अगर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, इन दोनों को साथ में मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, इस तरह से मैं बोल के लिखूं तो लिख सकता हूं एफ डायरेक्टली ए और डेल वी बाई डेल जेड के, है कि नहीं है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एफ इट इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा, हाँ ईटा ए डेल वी बाई डेल जेड, जहां पर ईटा क्या है, तो ईटा जो है वह कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अच्छा जी, ए क्या है, एरिया है, किसकी एरिया है, तो लेयर की। डेल वी बाई डेल जेड क्या है, तो डेल वी बाई डेल जेड जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट है। विस्कस फोर्स हमेशा एयर की लेयर की एरिया के डायरेक्टली और वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस रिलेशन को लिखेंगे तो कुछ इतना आएगा और एफ इज इक्वल टू हमारा पॉसिबल होगा प्लस माइनस ईटा ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। अच्छा, तो क्या हम लोग ईटा की यूनिट भी निकाल सकते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कहेंगे ईटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये होगा एफ इंटू डेल्टा जेड अपॉन में ए डेल्टा वी, होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, अब इतना समझ में आया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा जी, और इस डेल्टा जेड की यूनिट क्या होगी, इसकी मीटर होगी। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि अपॉन में एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखें तो इस मीटर से इसकी ए वाली मीटर कैंसिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जी बिल्कुल हो जाएगी। इसके अलावा कह सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा अरेंज इसको करूं तो मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं सेकंड अपॉन में मीटर का स्क्वायर। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, जी लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखें तो मीटर से इसकी एक पावर और इसकी भी एक पावर गई और हमारे पास क्या आएगा, किलोग्राम आएगा कि नहीं आएगा, मीटर की पावर -1 और सेकंड से यहां से एक जा रहा है आपका, तो सेकंड की पावर कितनी, -1। तो हमारे पास आएगा क्या, किलोग्राम पर मीटर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ ईटा। ये हो गई। तो ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। क्लियर है कि नहीं है। तो आप इतनी बातें तो अभी तक समझ गए ही होंगे, ठीक है। इसके बाद होता है आपका क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो इसको भी समझिए, क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा जी, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करें तो कह सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, तो ध्यान से देखिए समझिए। ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है, अगर आप खुद देखो या समझो सोचो कि किसी लिक्विड का कहीं से यानी कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पाइप वाइप से, अगर मैं क्या करूं कि उस लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी को बढ़ाते जाऊं तो मैं देखूंगा कि जो फ्लो कैसा था वह स्ट्रीमलाइन था, वह वेलोसिटी बढ़ाने के साथ साथ क्या एक टर्बुलेंट फ्लो में बदलने लगता है। एक किसी खास वेलोसिटी पर जाकर क्या हो जाता है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी पर जाकर वह फ्लो स्ट्रीमलाइन ना होकर कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। जिस मैक्सिमम वेलोसिटी पर एक स्ट्रीमलाइन फ्लो किस में बदल जाए, टर्बुलेंट वेलोसिटी में बदल जाए, उस वेलोसिटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर से सुनिए, जिस मैक्सिमम वेलोसिटी पर कोई फ्लो स्ट्रीमलाइन से चेंज होकर किस में हो जाए, टर्बुलेंट में हो जाए, उसे बोला जाता है क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया, बिल्कुल। और अगर बात करी जाए तो इसे डिनोट करते हैं VC से। किससे डिनोट करते हैं, VC से, सफिक्स में है, क्रिटिकल वेलोसिटी।
क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल, समझ में आया होगा। इसके बाद इतनी बातें समझने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, देखिए ध्यान से, क्रिटिकल जो वेलोसिटी होती है वह हमेशा क्या, क्रिटिकल जो वेलोसिटी होती है वह हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जिस पाइप या जिस ट्यूब से पानी बह रहा है, लिक्विड बह रहा है, उसके डायमीटर के डायरेक्टली इनवर्सली होती है। उसके डायमीटर के क्या होती है? इनवर्सली होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। मान लो डायमीटर डी था तो वीसी इनवर्सली हो जाएगा डी के। अच्छा, इसके अलावा जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है उस लिक्विड की डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, तो डेंसिटी मान लो लिक्विड की रो थी, तो चलो ये रो हो गई, तो कह सकते हैं वीसी विल बी इनवर्सली रो। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ द पाइप है, ट्यूब है। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो क्या हम लोग तीनों रिलेशन को साथ में लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो वीसी, देखेंगे ध्यान से, ईटा और अपॉन में रो डी। होगा कि नहीं होगा? रो डी के इनवर्सली है क्रिटिकल वेलोसिटी और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्टली है। अब अगर इतना लिख पाए तो हम लोग लिख सकते हैं वीसी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लाएं तो जिसे बोला जाता है आर ई, इसे बोला जाता है रेनॉल्ड नंबर, और आर ई ईटा अपॉन में रो डी। ये हो गया आपका विस्कोसिटी, सॉरी यार, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फार्मूला। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ई ईटा अपॉन में रो डी। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।